हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आप लोगों को पार्ट नंबर 19 जुडिशरी पे आएंगे आप लोगों के टॉपिक है पेज नंबर 98 पे। ठीक है, जुडिशरी मतलब कि न्याय व्यवस्था है ना, जो हमारे देश में न्याय देने वाली संस्था है, एक सबसे ऊपर जिसे हम मानते हैं। भाई लेजिस्लेचर तो क्या होता है, जो कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव जो उसको ऑर्गन्स है ना एक गवर्नमेंट के। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसको लागू करवाता है, और जुडिशरी जो इन दोनों पे नज़र रखता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, किसी के अंडर में काम नहीं करता, भले वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऐसी ऊंची पोस्ट ही क्यों ना हो। अब जुडिशरी की हम लोग बात करेंगे तो पहला हेडिंग है आप लोगों का नंबर ऑफ जजेस, है ना। इसको डालिए आप लोग, नंबर ऑफ जजेस। लिखिए, द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद some sitting judges of the Supreme Court and the High Court in the states. After consultation with some sitting judges of the Supreme Court and the High Court in the states. अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट ही करता है, वही बात है वापस। लेकिन वो कंसल्ट किससे करेगा? देखिए, इस बार प्राइम मिनिस्टर से नहीं करेगा, वो किससे करेगा कंसल्ट? जो सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग जजेस है, यानी कि अभी भी जज हैं, और हाई कोर्ट के भी कुछ जज से वो राय ले सकता है, जो सीनियर जजेस हैं। ये तो हुई कि वो अपॉइंट करेगा, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को क्या पता कि कौन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक है, कौन नहीं है? वो कौन करता है? उसमें लिखिए आप लोग, द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द कॉलेजियम सिस्टम। बिल्कुल लास्ट लाइन पर, अपॉइंटेड बाय द कॉलेजियम सिस्टम, अकॉर्डिंग टू विच द ग्रुप ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्रपोज अ पैनल ऑफ नेम्स टू द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स वन अमंग दीज एज द जज। Who appoints one among these as the judge। अब देखिए, मान लीजिए एक कॉलेजियम पैनल है जिसमें चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के और 4 सीनियर मोस्ट जज है। जैसे मान लीजिए एक चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो मेन जज हैं, और उनके साथ 4 और जज होंगे जो उनसे नीचे होंगे लेकिन सीनियर होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो सीनियर होंगे, तो 5 जज हो गए। अब 5 जज मिलके एक पैनल बनाएंगे कि हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में बनने लायक जज हैं। एक पैनल बनाएंगे, वो पैनल की चिट्ठी किसको सौंपेंगे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उनमें से किसी को, एक को सुप्रीम कोर्ट में भेज देगा। यानी कि प्रोसेस डायरेक्ट ये नहीं कि प्रेसिडेंट आज सुबह उठा और उसने सुप्रीम कोर्ट के जज का देखा कि पोस्ट भेजना है मुझे किसी को, तो किसी का भी नाम चुन लिया और भेज दिया। नहीं, वो प्रेसिडेंट का काम नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट को ये तो नहीं ना पता कि किसमें इतनी काबिलियत है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जा पाए। जज तो बहुत सारे होते हैं इस दौड़ में, हाई कोर्ट के यानी कितने सारे जजों के नाम ये पैनल भेजता है। पहले तो पैनल के पास 100 नाम आते हैं कम से कम। जो ये कॉलेजियम पैनल बनता है ना, इसको कॉलेजियम बोलते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 4 और जज होते हैं। ये कॉलेजियम के बाद नाम आए बहुत सारे कि ये सब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं। ठीक है, अब उनमें से कौन, जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, जिन्होंने बड़े बड़े केसेस में अपनी भागीदारी निभाई, बड़े बड़े फैसले सुनाए, अच्छा एक्सपीरियंस है इन्हें, है ना, उनका नाम वो 100 में से मान लीजिए 10 नाम या 5 नाम किनको भेज देंगे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट में उनमें से किसी एक को, है ना, वो चुन लेंगे। मतलब ये होता है कि लास्ट के जो नाम कॉलेजियम प्रेसिडेंट को भेजता है ना, उनमें से आप किसी को भी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और सब सेम क्वालिफिकेशन के, सेम एक्सपीरियंस के होते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी प्रेसिडेंट अपनी विल के हिसाब से किसी एक को चुन लेता है कि हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस चलती है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट नहीं चुन पाते, उनको कॉलेजियम प्रपोज करता है कि आप इनमें से किसी को चुन लीजिए। और कॉलेजियम किससे बनता है? एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 4 और जजेस से मिलकर। ठीक है, ये बात भी आप देखिए, समझ लीजिए हमारी जुडिशरी सिस्टम कैसे है। पहले सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है, ये इंडिया में एक ही है बस। उसके नीचे हाई कोर्ट्स आते हैं, हर स्टेट्स में होते हैं, हो सकता है किसी किसी स्टेट में 2 भी बेंच हो इसकी। जैसे हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में। उसकी बेंच जयपुर में है। ठीक है, बेंच मतलब कि एक ब्रांच मान लीजिए आप, क्योंकि केसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं तो ब्रांच खोल दिया था। अभी बीच में मांग उठी थी कोटा में भी हाई कोर्ट की ब्रांच खोल दी जाए, बेंच खोल दिया, लेकिन वो तो मांग होती है, इतनी जल्दी तो मांग नहीं जाती नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 हैं अभी तो फिलहाल। तो जोधपुर में मेन बेंच है और उसकी मेन हाई कोर्ट है, और उसकी बेंच का है जयपुर में। ऐसे और भी स्टेट्स में कहीं कहीं 3 भी हैं, यूपी में शायद 3 हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, ऐसे करके 3 है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हर सिटी में होगा, है ना। कोटा का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है नयापुरा में। ठीक है, वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, जहाँ छोटे मोटे मुकदमे होंगे वो लेके जाएंगे। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे कि ये क्यों है,
मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले है, उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को फांसी सुना दी या उम्र कैद की सजा दे दी, बड़ी सजा दे दी, वो कहाँ अपील कर देगा? हाई कोर्ट में उसका वकील कि हम इस फैसले से नाखुश हैं, है ना, तो हम हाई कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, हमारी दलील सुनी जाए। वहाँ भी सुन ली, वहाँ भी मान लीजिए उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो सही है, ये तो जेल जाएगा। हाई कोर्ट से कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोल दिया, है ना, इसको तो फांसी होगी। इसके बाद भी एक ऑप्शन बचता है प्रेसिडेंट का, याद है मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रेसिडेंट के पास किसी की फांसी को टालने का, किसी को फॉरगिवनेस करने का पूरा अधिकार होता है, माफ़ी देने का, है ना, या तो उसकी फांसी को माफ़ कर दे, उसकी फांसी को उम्र कैद में बदल दे, है ना, उसकी सज़ा घटा दे, तो ये अधिकार किसका है? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो ये ऐसे पूरा प्रोसीजर चलता है। ये क्यों चलता है? ताकि किसी भी अपराधी को ये ना लगे कि मेरी बात को तो ढंग से सुना ही नहीं गया, है ना, और कितना सुनेंगे, 1 2 3 4 जनों ने सुन लिया, ठीक है, बहुत होता है 4 जने, 4 जगह पे चुन लिया गया, यानी कि किसी एक का मान सकते हैं कि उसने डिसीजन थोड़ा जल्दी दे दिया या गलत दे दिया, सभी तो नहीं ना दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये इतनी बड़ी प्रोसीजर चलती है और ये सबके पास अधिकार है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट सुप्रीम और सुप्रीम प्रेसिडेंट, ठीक है। सलमान खान यही तो खेल रहे हैं और जेल के बाहर हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको फांसी सुनाई तो वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, हाई कोर्ट ने भी फांसी सुना दी, कुछ टाइम बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, है ना, फिर अभी तो प्रेसिडेंट बाकी है उनके पास, ठीक है, लेकिन वो जेल के बाहर है तो अभी क्यों प्रेसिडेंट के पास जाएंगे? जब जेल अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जेल कर दी उनको, हालांकि सजा तो सुना रखी है लेकिन जमानत तो बाहर है, जमानत होती है, ठीक है, जमानत आप लोग समझते होंगे कि आप एक शर्त के तौर पर जेल के बाहर रह सकते हैं, अब तक आप पे केस चलता है। जब आपका क्राइम बहुत बड़ा नहीं मानता कोर्ट तो वो जमानत दे देता है कि ठीक है इनको बाहर रख लीजिए, जब इन पे हो जाए कि हाँ हमको जेल देनी है। हुआ यही था, लास्ट ईयर की बात है, हाई कोर्ट में केस चल रहा था, जमानत पे बाहर थे सलमान खान, हाई कोर्ट ने उनको फांसी तो नहीं थी, मतलब उनको 7 साल की सजा सुना दी थी हाई कोर्ट ने, तो हाथों हाथ सुप्रीम कोर्ट भग गए, है ना, कि अब तो मेरे को जेल जाना पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट गए, 2 दिन जेल में रहे, सुप्रीम कोर्ट से छूट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, ठीक है। तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है थोड़ा क्या बोले, है ना, दे देता है। अब देखिए सलमान खान जैसे उन्होंने कितना उनका बड़ा केस था ड्रिंक एंड ड्राइव का, उन्होंने फुटपाथ पे गाड़ी चला दी थी, लोगों उनके पैर कट गए, कुछ तो हाथ ही मर गए, इतना बड़ा केस होने के बावजूद भी खेल रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। फिर इसमें आप लोग सेकंड लिखेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ द जज, सेकंड लिखेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ द जज। इसमें फर्स्ट है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, भारत के सिटीजन होने चाहिए। अगला पॉइंट आप ढंग से सुनिएगा, ही शुड बी एटलीस्ट, he should have been for at least 5 years a judge of the high court or of 2 or more such courts in the succession, judge of the high courts or of 2 or more courts in succession, or he has been an advocate of high court for at least 10 years, he has been an advocate of high court for at least 10 years, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जज बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। देखिए या तो आपने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हों या 10 साल एडवोकेट रहे हो, जज रहे हो या तो 5 साल या 10 साल आप वकील रहे हो हाई कोर्ट में। ये बात ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। सुनिए वापस, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए या तो आप हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज रहे हो या 10 साल के लिए वकील रहे हो, वकालत की हो, अपने एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज में चुने जा सकते हैं। फिर है एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट, इसमें लिखेंगे अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स, और आप 65 ईयर्स तक रिटायर नहीं होते, 65 ईयर्स तक आप सुप्रीम कोर्ट जज रहते हैं। ही कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, ही कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। अ जज कैन बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट, अ जज कैन बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट, ठीक है। वही इम्पीचमेंट की प्रोसेस जो प्रेसिडेंट पे लगाई जाती है वो जज पे भी लगाई जा सकती है, मैंने पहले भी बताया था। वही 2/3 मेजोरिटी से पास करना होता है लोकसभा और राज्यसभा में, 14 दिन पहले एडवांस में नोटिस देना पड़ता है, तो प्रोसेस बहुत बड़ी है। आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा नहीं पाए इम्पीचमेंट की प्रोसेस तक, तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रोसेस लंबी होगी। लाया गया है कई बार किसी जज के खिलाफ, अभी हाल ही में दीपक सिंह थे सुप्रीम कोर्ट के जज, 2-3 साल पहले की बात है, उनके खिलाफ लाया गया था, लोकसभा में ही पास नहीं हुआ, राज्यसभा तो बहुत दूर की बात है जाना, लोकसभा से ही वो फेल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मुश्किल है बहुत, लेकिन लाया तो जा सकता है, इम्पीचमेंट से उनको हटाया जा सकता है। फिर लिखेंगे बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 130 द हेड ऑफिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली,
ये लिखा दिया था मैंने, हेड ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में, एक ही है पूरे भारत में। फिर है रेस्ट्रिक्शंस ऑन कोर्ट्स, अगली हेडिंग है रिस्ट्रिक्शंस ऑन कोर्ट्स। इट हैज बीन डिसाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दोज पर्सन्स हु हैव बीन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैनॉट एडवोकेट अगेंस्ट एनी कोर्ट और एनी अदर ऑफिशियल इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट। कैनॉट एडवोकेट अगेंस्ट एनी कोर्ट और एनी अदर ऑफिशियल इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट। अभी देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, रिटायर हो गए 65 साल की उम्र में, पूरे साल भर आपने वकालत, ज़िंदगी भर आपने वकालत की, जज रहे, सरकार की नौकरी की, इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे। अब आप रिटायर होने के बाद कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी पोस्ट का ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दो तरह के केसेस आप नहीं लड़ सकते, किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी ने केस किया हुआ, वो नहीं लड़ सकते, और किसी भी इंडियन ऑफिशियल के अगेंस्ट यानी कि सरकारी नौकर के अगेंस्ट। ये दो केस आप नहीं लड़ सकते जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज की पोस्ट से रिटायर हो जाते हैं। और बाकी पर्सनल केसेस हैं किसी के, आप लें, कुछ भी करें, वो आपकी चॉइस है। चाहे तो रिटायरमेंट के बाद आराम से आराम करें, वो भी आपकी चॉइस है, जो आपको करना है आप करें। लेकिन दो केसेस नहीं लेंगे किसी भी भारत की कोर्ट के खिलाफ, ना कि सुप्रीम हो, हाई हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी के भी खिलाफ केस होगा वो नहीं लेंगे। और किसी भी इंडियन ऑफिशियल के खिलाफ केस होगा, ठीक है, इंडियन ऑफिशियल, भारत सरकार का नौकर, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ कोई केस होगा तो उसको भी आप नहीं लड़ेंगे उसके अगेंस्ट। इनके अगेंस्ट तो आप समझ गए ना। जैसे मान लीजिए किसी को सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी केस कर सकता हूँ, केस तो किसी भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके खिलाफ जो केस होंगे ना वो आप नहीं लड़ सकते। अभी देखिए मान लीजिए गवर्नमेंट केसेस वगैरह होते चलते हैं ना, जैसे किसी भी नाम, जैसे मान लीजिए नाम है विशाल, तो विशाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, किसी सरकारी डिपार्टमेंट पे केस होते हैं तो वो किस नाम से चलते हैं? स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ऐसे करके। और सेंट्रल के खिलाफ होंगे तो स्टेट ऑफ वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे करके केस होंगे। क्या आप पुलिस डिपार्टमेंट पे केस करते हैं या किसी डिपार्टमेंट में केस करते हैं, हाई कोर्ट पे केस कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट पे केस कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे केस कर देंगे, तो वो भी चलेंगे। उनकी पैरवी कौन नहीं करेगा? उनको कौन नहीं लड़ सकता? कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के बाद इनको नहीं लड़ सकता, ये भी नहीं लड़ सकता। और कोई भारत सरकार के ऑफिशियल के ऊपर, ऑफिसर के ऊपर केस होगा, जो अच्छी पोस्ट पे था, ऑफिसर थे पहले, है ना, उसने नौकरी की, भारत सरकार की नौकरी कर रहा है अभी, उस पर किसी पे केस कर दिया, वो नहीं लड़ सकता। तो दो केस से आप लोगों को ये ध्यान रखना है, रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट जज नहीं लड़ पाएगा। या आप लोगों का जुडिशरी भी पूरा हो गया। जुरिडिक्शन पावर्स फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पार्ट नंबर 20 में आएगा, है ना। थैंक यू।